का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस शो में जीवन परिचय बाय कृष्णा सेठ। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि हमारे समाज में काफ़ी ऐसे प्रतिष्ठित और सम्मानित लोग हैं जिन्होंने हमारे समाज को एक बहुमूल्य रूप दिया और सृजन करने का काम इसमें किया। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ है श्रीमती जी अनुराधा जी, जो कि एक समाज सेविका है और उन्होंने अपने जीवन के अमूल्य जो 20 वर्ष है वो वृद्धजनों की सेवा में दिया। और आइए आज हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने ये एक नया कर्म शुरू किया, एक सृजन किया, इस कड़ी के अंदर आपका किस तरीके से आपके परिवार का सहयोग रहा है? बिना परिवार के सहयोग के तो कोई काम होता नहीं है जी। इस काम के लिए पर्टिकुलर एक्चुअली ये काम मैंने और मेरे हस्बैंड ने शुरू किया। मुझे ये शब्द काम अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये सेवा जो कर्म है या ये जो सेवा है, इसको मैंने अपने हस्बैंड के साथ शुरू किया। हमने जब सोचा कि हमें इस तरह का कोई प्रोजेक्ट करना है जी, तो हमने उसी वक्त ज़मीन खरीदी, कंस्ट्रक्शन करवाया और 2002 से लेकर आज तक चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। जी जी मैम, बहुत बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत ही सराहनीय बात है। इसके अंदर मैम आज जैसे हम हमारे दर्शकों से और हमारे इन समाज के जो भी लोग हैं, इनसे आज आपके जीवन के रूप को एक प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम आपके जीवन के शुरुआती पलों की ओर चलेंगे। तो उसमें जैसे आपके जीवन के जो शुरुआती पल होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत पल होते हैं जिनको बोला जाता है बचपन। तो मैम कैसा रहा आपका बचपन और कैसा आपकी पढ़ाई लिखाई रही उस समय, कोई मार्गदर्शन आपका रहा? बचपन की बात करें तो मैं संयुक्त परिवार में पली बड़ी। जी जी। हमारे घर में दादा दादी, चाचा, काका, काकियाँ, बुआ हैं, हम सब लोग 20-25 जने एक घर में रहते थे। जी जी। तो बहुत अच्छा लगता था। संयुक्त परिवार को मैं बहुत मिस करती हूँ आजकल होते नहीं, लेकिन हम लोग देखते थे कि परिवार में अगर एक जना बीमार पड़ता था जी, तो 20 जने उसको संभालने के लिए आते थे, है ना। जी। तो अच्छा, हर एक की अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, अलग अलग रुचियाँ होती हैं। कोई क्या कर रहा है, तो हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करते थे, एक दूसरे के इंटरेस्ट को देखते थे, अपने सजेशंस देते थे, अपने व्यूज रखते थे वगैरह। तो ये सारी चीजें हमने बचपन में महसूस की थी कि संयुक्त परिवार कितनी बड़ी ताकत होती है। इसमें हमारा समाज जो कि आज एक न्यूक्लियर फैमिली पे आ गया है, जैसे कि आज कोई भी एक पर्सन है, एक यंग युवा है, वो बिल्कुल ही ही इज डिजायर, ही इज थिंकिंग कि भाई आई वांट माय वाइफ एंड माय चाइल्ड्स ओनली, and I want to settle in abroad, or I want to settle in India, and everywhere where he is working. So the every young is thinking like that. So what is your message to that persons and the all youngsters? ये सबकी अपनी अपनी इच्छा है। अगर वो न्यूक्लियर फैमिलीज में रहना चाहते हैं तो रहे, हमें कोई रोक नहीं है। लेकिन जो मैं देखती हूँ कि अगर वाइफ बीमार हो जाए तो हस्बैंड बाहर से ताला लगा के नौकरी पे चला जाएगा, छुट्टी लेना अफोर्ड नहीं कर सकता। या बच्चे भी अगर बीमार होते हैं और हस्बैंड वाइफ को काम पे जाना होता है जी, तो बच्चे अलग अकेले घर में रहते हैं, उन्हें कोई देखभाल करने होता है। ये मैं हर जगह देखती हूँ जी, कि मैं समाज के अलग अलग वर्गों से जुड़ी हुई हूँ किसी न किसी तरीके से। तो मैं फील करती हूँ कि वो अकेलापन वो जो रहता है वो बहुत टॉर्चर करता है जी। और क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रही हूँ तो मुझे लगता है कि इसके घर में वो बीमार है, ये तो यहाँ आ गया या कहीं आ गया, तो उसको कौन लुक आफ्टर कर रहा है जो बीमार है, चाहे वो कोई भी हो। सो ये चीज़ गलत है मेरे ख्याल से। अगर थोड़ा सा कंसिडरेशन और थोड़ा सा अगर हम थॉटफुल हो जाएं जी, तो मेरे ख्याल से संयुक्त परिवार से बढ़िया कोई प्रणाली नहीं। जी जी मैम, इसी कड़ी में हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और आपके जीवन के जो अमूल्य पल होते हैं, जो बचपन, उनके बारे में आपने बहुत ही बखूबी हमें बताया और उससे हमारे समाज को एक अच्छी दिशा देने की भी कोशिश करी।
अब मैम हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आगे बढ़ के हम ये जानना चाहेंगे कि आपके जो जवानी के पल थे, आपके जो आगे यंगस्टर एज थे, उसमें आपको क्या प्रेरणाएं मिली समाज से या फिर आपके कॉलेजेस से या आपके दोस्तों से? दोस्तों से तो ग्रुप में रहने की प्रेरणा तो मिलती है, फ्रेंड्स वगैरह सब। जी। मैं मेरा जो इनिशियल जो मेरी एजुकेशन थी वो सेंट पैट्रिक स्कूल से हुई, जोधपुर में ही। जी। उसके बाद क्योंकि फादर एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे तो उनकी ट्रांसफ़र होती रही। जी। तो ज़्यादातर तो हम लोग दादा दादी के पास रहते थे, लेकिन पापा की फिर जब लंबा पीरियड होने लगा कि कहीं ट्रांसफ़र हो गई 2 साल 3 साल, तो हमको भी पापा के साथ जाना होता था। जी। तो मैं राजस्थान के अलग अलग शहरों में घूमती रही पापा के साथ, देखती रही। उसके बाद कॉलेज वगैरह सब यहीं हुआ, जोधपुर में ही हुआ। तो वो अलग चलता रहा। कॉलेज के साथ साथ मेरी अलग अलग एक्टिविटीज़ जो थी स्कूल और कॉलेज में, स्पोर्ट्स मेरा बहुत पहला पैशन रहा। स्पोर्ट्स जी। में बास्केटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और थोड़ा बहुत टेबल टेनिस वगैरह, ये सब मैंने खेला। इनकी मैं कैप्टन भी रही थी। या उस वक्त जो इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन्स होते थे तो हम लोग पूरे राजस्थान में जाते थे। इसके साथ ही डिबेट्स वगैरह का शौक था, इंग्लिश हिंदी डिबेट्स और ये सब, ऐसे राइटिंग, और कुछ मल्टी चैनल रहा हमेशा। तो अलग अलग फील्ड में रुचि रही मेरी, और इन सब में मेरे को सपोर्ट रहा जी। मेरे फादर का। तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में किया और कुछ काफ़ी साल उन्होंने वकालत भी की थी। जी। मेरे दादा 85 इयर्स तक कोर्ट जाते रहे रोज, और उनकी प्रैक्टिस चलती रही। तो हम लोगों के घर में बड़े हेल्दी डिस्कशंस हुआ करते थे, जी। जो हम सबके लिए फायदेमंद रहा तब। हाँ, तो एजुकेशन के साथ साथ ये सब चीज़ें चलती रही। जब मैं कॉलेज में थी तब से मैंने रेडियो स्टेशन जाना शुरू कर दिया था, जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते थे, युववाणी आदि, उनमें। और ड्यूरिंग कॉलेज टाइम ही शुरू हो गया था। जी जी। और उसके बाद मैं रेडियो पर कैजुअल अनाउंसर लग गई थी। तो 20-21 साल मैंने रेडियो से जुड़ाव रहा मेरा। जी जी। कॉलेज के साथ साथ ये भी चीज़ें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ये भी शुरू हो गई। सो स्पोर्ट्स चल ही रहा था, तो सब चीज़ें, सब गतिविधियाँ चल रही थी, और घर का, फैमिली का 100% सहयोग था। जी जी मैम, बहुत बहुत सीखने को और समझने को मिला हमें इसमें, क्योंकि परिवार अगर एक हेल्दी डिस्कशन करता है तो बच्चे हैं जो कि बहुत आगे बढ़ते हैं। और जो आपने एक प्रेरणा दी एक्स्ट्रा को करिकुलर की, वो भी बहुत सराहनीय है हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए। अब मैम इस क्रम में हम आगे बढ़ते हुए ये आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने शादी की, शादी करने के बाद में एक परिवार और एक जो सास ससुर का माहौल होता है, जो आपने, क्योंकि ये आप सेवा भाव से आगे बढ़े हैं, सेवा भाव से आगे बढ़े हैं, तो वो परिवार एक सामने रहता है कि उस परिवार को भी संतुष्ट करो और समाज को भी संतुष्ट करो। तो इनमें आपने क्या परिप्रेक्ष्य देखेगा? एक बार फिर उस पे आ जाती हूँ जी। संयुक्त परिवार पे। जी जी जी। कि मेरे फैमिली में मेरे दादा बहुत एडवांस थिंकिंग के, बहुत हाई थिंकिंग की। जी। एक उनको आडंबरों से बड़ी चिढ़ थी। जी। मंदिर जाना, वहाँ जाना, ये करना। वो कहते थे कर्म करते रहो। जी। मेरी समझ में मैं 22-23 साल की थी जब तक उस घर में रही। हमारे घर में कोई तरह का कोई पंडित नहीं आया। जी। और घर में 10-12 शादियाँ हुई थी, लेकिन कभी पंडित देख के नहीं, मुहूर्त देख के नहीं होता था। जी। हमारे दादा कहते थे कि सैटरडे संडे देख लो, आने वाला भी खुश, उसको भी सहूलियत रहती है और जाने में भी आसानी, और कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, सभी दिन अच्छे हैं। जी। सभी दिन ऊपर वाले के आप अच्छे कर्म करते रहो। ये हमने बचपन से सीखा था कि कर्म प्रधान रहो, काम करते रहो। खुद 85-90 साल तक प्रैक्टिस करते रहे। सो हमने वो चीज़ें देखी हैं। तो जब मैंने मेरे दादा को और मेरी फैमिली को बताया कि मैं एक सिंधी लड़के से शादी करना चाहती हूँ, मेरी लव मैरिज हुई थी। जी जी। तो
उस जमाने में, आज से 40 साल पहले, जी 40-41 साल पहले, जब अगर किसी को ये कहो कि आप इंटरकास्ट मैरिज करने वाले, जी तो एक वो बड़ी बात हो बड़ी बात जाती है। हो लेकिन जाती मेरी फैमिली में मेरी बुआ, मेरे कजन्स जो हैं, उन सबों ने ऑलरेडी हो चुका था इंटरकास्ट मैरिज वाला। सो जब मैंने दादा और पापा को बोला तो उन्होंने कहा ठीक है कर लो, जी मैं करनी है तो कर लो। तो आज से 41 साल पहले हमने नरेंद्र अडवाणी साहब के साथ मेरी शादी हुई थी, इंटरकास्ट मैरिज थी। मैं जैन फैमिली की थी और जी। तो मेरे को घर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हुई, ना हमारे फैमिली को कोई प्रॉब्लम थी। लेकिन हाँ, सोसाइटी में थोड़ा सा ये होता रहता है जी, वही लड़की है जिसने उससे शादी की, इस तरह की बातें में सुनने को हमें मिलती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे समय निकल गया। मेरे इन-लॉज, मेरे सास और ससुर दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं 22 साल उनके साथ ही थी। जी जी। और क्योंकि अडवाणी साहब इकलौते बेटे थे, 2 बड़ी बहनें हैं उनकी जो कि बॉम्बे में हैं, जी वही बहुत अच्छी हैं। और मुझे बहुत प्यार मिला ससुराल में। जी जी। और थोड़ा सा उस 20-25 जनों के परिवार से निकलकर एकदम छोटे परिवार में गई, थोड़े दिन अजीब लगा। लेकिन फिर मुझे पूरी फ्रीडम थी कि घर जाना है जब भी चले जाओ, जो करना है करो। जी। कोई किसी ने कभी भी किसी भी टाइम नहीं रोका। जी जी। कोई बाउंडेशंस नहीं थी। कोई बाउंड, मुझे याद है मैं रेडियो पे जब मैं जाती थी तो सुबह 5 बजे ट्रांसमिशन खुलता था, तो हमें 4:45 रेडियो पे पहुंचना होता था। और अगर इवनिंग ड्यूटी होती थी तो रात को 12 बजे घर आते थे वापस। जी जी। लेकिन कभी किसी ने मुझे मना नहीं किया कि इतने ऑड आवर्स में सुबह जाना, 5 बजे उठ के और रात को आना और ये सब। का जो इच्छा है वो करो। जी जी। अच्छा पॉजिटिव काम है। और उस वक्त बहुत कम फीमेल्स थी जो रेडियो पे बोलती थी, तो जी। काम भी अच्छा लगता था और करना भी, और फैमिली का सपोर्ट होता है तो सब चीजें सब अच्छी होती है जीवन। मतलब परिवार जीवन का एक संपूर्ण सुख देने वाला जरिया है। हाँ, अगर परिवार में रहोगे तो जी जी, मतलब परिवार संपूर्ण सुख देने वाला जरिया है। तो मैम इसी क्रम में हम थोड़ा सा और आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आप बहुत ही एक अच्छे हेल्दी परिवार में आप पहुँचे, और पहुँचने के बाद में जैसे आपने आज बता रहे हैं कि 20 वर्ष पहले 40 वर्ष पहले 41 वर्ष पहले आपने लव मैरिज करी, वो भी एक बहुत अपने आप में जो समाज को हिला देने वाला काम है, क्योंकि उस समय ऐसा सोचना भी बहुत खतरनाक है। मेरी फैमिली में हो चुकी थी 3-4 मैरिजेस, पंजाबी में, गुजराती में, इस तरह हो चुकी थी। तो हमारे कोई नई, मेरी फैमिली के लिए नई बात नहीं थी। लेकिन पब्लिक समाज भी हम ही है, हम ही से समाज। और मैम इसमें एक बहुत अच्छी चीज ये सोचने को और देखने को मिली कि एवरी कास्ट एंड एवरी रिलीजन इज सेम इफ वी आर थिंकिंग दैट, सो योर थिंकिंग इज वेरी गुड इन दिस मैटर। एंड मैम इस क्रम में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जैसे अपने सबसे अहम कर्म की शुरुआत, जो अनुबंध है, इसकी किस तरीके से करी और इसकी मेन प्रेरणा क्या क्या थी? मेरा एक्चुअली बेसिक ये काम नहीं था। जी जी। मैं आर्ट और कल्चर से जुड़ी हुई हूँ। मैंने रेडियो पे मेरा काम चल रहा था, इसके साथ ही मैंने EMRC एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, जी उसमें दूरदर्शन के लिए फिल्म्स बनाती थी। जो काम आप आज कर रहे हैं मैंने 20 साल किया है। जी जी जी। सो जो एजुकेशनल फिल्म्स बनती थी दूरदर्शन के लिए, UGC की वाइड क्लासरूम, उसके लिए मैंने 20 साल काम किया जी। खूब सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, उसमें अपनी आवाज़ दी, स्क्रिप्ट्स लिखी, रिसर्च वर्क किया। मैं ये सब कर चुकी हूँ जो आप आज कर रहे हैं। जी जी जी। सो इसके साथ ही मेरा थिएटर से लगाव था। थिएटर का हम आज 40 साल हो गए बराबर थिएटर से जुड़े हुए जी। ये एक साल शायद ऐसा निकला जब कोविड का, जब हम कुछ कर नहीं पाए। हमारा थिएटर, और हम हर साल 2-3 अच्छे प्रोडक्शंस करते हैं जी। और हमको सभी जगह, दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़, राजस्थान के सभी एरियाज में उनको लेको हम लोग ग्रुप लेके जाते हैं और हम लोग परफॉर्म करते हैं। सो मेरा बेसिक जो एरिया था वो आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर का जी। लेकिन
ये जो ये साइड है सोशल वाली जी side, इसके बीज पड़े हुए तो थे ही थे, क्योंकि मैं अपने ननिहाल पक्ष में देखती थी कि मेरी नानी और मेरी मासी और उनका हाथ हमेशा ऐसे खुला रहता था, जी देने वाला, सेवा के लिए। सेवा का। जी। वो किसी को कुछ चाहिए होता था तो अपना उतार के दे देते थे। तो मैं बचपन से ये सब देखते रहती थी, तो मुझे लगता था कि ये चीज़ अच्छी है। फिर मैंने छोटा छोटा काम बहुत किया, जैसे एक टाइम था जबकि एड्स बहुत डरावना सीन था उस वक्त। कोई उनके पेशेंट्स के पास नहीं जाता था, और कोई ये वो। उस टाइम मैंने उन पे काम किया था, और छोटा छोटा काम जिसको अभी मैं बताना नहीं चाहूँगी, वो मैंने बहुत किया, लेकिन मुझे कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि कुछ कॉन्क्रीट, कुछ अच्छा हो। तो मैंने अपनी बात एडवानी साहब से शेयर की, और जैसा कि उनका हर काम में बहुत योगदान रहता है जी, मैंने कहा कि मुझे कुछ करना है। तो बोला क्या करना है? मैंने कहा मुझे कुछ सोशल काम करना है, तो कर लो। मैंने कहा उसके लिए मुझे ज़मीन चाहिए, ज़मीन ले लो। हमने 2 मिनट ऐसे बात की, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने उनसे बात की। उनका ले लो, जो करना है कर लो। तो हफ्ते भर में हमने 3-4 जगह देखी, और फिर मैंने इस जगह को सिलेक्ट किया। जी। आज से 20-21 साल पहले ये डेजर्ट था पूरा, कुछ नहीं था। तो हमने धीरे धीरे इसको लिया, ठीक ठाक कराया, कंस्ट्रक्शन करवाया, और इसके बाद ये काम शुरू हो गया। ये जो सेवा का कर्म है, जिसे आप कह सकते हैं, आपने पूछा ये आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, तो मैं फिर कहूँगी कि ये डेस्टिनी मान लीजिए, इसे किस्मत मान लीजिए, लक मान लीजिए, और ऊपर वाले का आदेश मान लीजिए। और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि भगवान ने मुझे और मेरे परिवार को इस काम के लिए, इस कर्म के लिए चुना। और जैसा कि उनका आदेश है, मैं जब से शुरू किया 19 सालों में, बराबर इस कर्म से जुड़े हुए, अनुबंधित हैं, और हमेशा अनुबंधित रहना चाहूँगी। जी मैम, तो इसी क्रम में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये अनुबंध है मैम, और अनुबंध की जो कार्यशैली है, और इसमें आपका जो सहयोग है, यहाँ पे क्या प्रणाली है, बुजुर्ग लोग यहाँ क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, और आप लोग उनके साथ किस तरीके से अपना सहयोग देते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। मैं थोड़ा एलेबोरेट आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये कि हमारे यहाँ की एंट्री की कंडीशंस क्या क्या हैं, जी, कैसे उनको एडमिशन देते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो देखी जाती है वो चीज़ होती है उसकी फिजिकल कंडीशन। जी। मैं एज पे नहीं जाती कि 60 साल का नहीं है तो उसको नहीं लेना है। जी। मैं सबसे ज़्यादा उनकी फिजिकल कंडीशन को देखती हूँ। पैरालिटिक है, पोलियो है, ब्लाइंड है, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, चल फिर नहीं सकते हैं, कुछ भी हैंडीकैप किसी भी तरह से अगर कोई आने वाला या वाली हो, चाहे वो 40 की हो, चाहे 45 की हो, चाहे 50 की हो, चाहे 80 की हो, एज नहीं देखती, उसकी फिजिकल कंडीशन देख के उसको एडमिट करती हूँ। हेल्दी लोगों को नहीं रखती, क्योंकि अगर हम चलते फिरते या हेल्दी आदमी को रखें तो हम एक ज़रूरतमंद की सीट को, ज़रूरतमंद को डिप्राइव कर रहे हैं उस सीट पे। सो जो इस तरह के लोग होते हैं जिनको किसी न किसी तरह की शारीरिक फिजिकल प्रॉब्लम्स हो, दिव्यांग हो, विकलांग हो, हैंडीकैप्ड हो, या कुछ मनोरोगी भी है, जिनको कि कोई समाज का कोई तबका रखने को तैयार नहीं है, ऐसे लोगों को ही मैं यहाँ पर रखती हूँ, और ऐसे लोगों की ही देखभाल या सेवा यहाँ पर की जाती है। मेरे पास 15-16 जनों का स्टाफ है, फुल टाइम 24 घंटे स्टाफ है, क्योंकि ये लोग बेड रिडन हैं सब, तो इनका खाना पीना, उठना बैठना, जिनको नहलाना धुलाना, सुसु पोटी, ये सब कार्य जो है मेरे कार्यकर्ता और हम सब मिलके इनकी देखभाल करते हैं।
सभी दादा दादियों को हम लोग डाइपर्स वगैरह रखते हैं ताकि गंदा नहीं हो, स्टिंग ना करे जी। और उनको जो भी मेडिकल की मेरे यहाँ सब सुविधाएं हैं। सुबह और शाम हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, हमारे यहाँ के चिकित्सक जगन्नाथ जी गहलोत साहब, जिस दिन अनुबंध खुला था जी 2002 25 नवंबर को, उस दिन से जगन्नाथ जी यहाँ पर सुबह और शाम अपनी निस्वार्थ सेवाएं यहाँ पर देते हैं। और यहाँ पर जितने भी दादा दादी हैं, 75-80-100 जितने भी हैं, उन सब की वो देखभाल करते हैं। पूरा मेडिकल सेक्शन खुला हुआ है। अभी हमने पीछे के दिनों में एक आईसीयू भी डेवलप कर लिया है, जिसमें ईसीजी मशीन, कार्डिक मॉनिटर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ये वो जो भी इमरजेंसी फैसिलिटीज वो सब वहाँ पर रखी है। और हम सिर्फ उनको फोन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये तकलीफ हो रही है, एक पेशेंट बीमार है, वो 10 मिनट में कहीं भी होते हैं वो पहुँच जाते हैं, या वो कैसे भी अपनी मदद भेज देते हैं। सो मैं जगन्नाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, या यूँ कहूँगी कि वो अनुबंध की लाइफ लाइन है। जी। पूरा चिकित्सा का पूरा जो है एक जो एस्पेक्ट है वो उन्होंने समझा। अब रात को 2 बजे भी बुलाओ कि वो बता। सो हमें इस तरह के कुछ डॉक्टर्स हैं जिनका हमें सहयोग रहता है। मैं उनको आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूँ। दूसरा ये कि जब कोई बीमार होता है तो हम लोग उसको हॉस्पिटलाइज भी करते हैं, एम्बुलेंस भी है मेरे पास। इनके साथ साथ जो फैसिलिटीज हैं अनुबंध की, वो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हर कमरे में टीवी लगा हुआ है, करीब 20 टीवी मेरे यहाँ लगे हुए हैं, सभी रूम्स में अलग-अलग टीवी हैं, हर रूम में कूलर्स हैं, हर रूम में अटैच टॉयलेट्स हैं जिसमें दोनों फैसिलिटीज दी हुई, इंडियन भी वेस्टर्न भी। हर रूम में अगर 4 या 5 जन है तो किसी को वो यूज करना होता है, किसी को वो यूज करना, सबके अलग अलग होते हैं। सो ये है, सब में एक्वागार्ड, फ्रिज, रूम कूलर्स, वाटर कूलर्स, लिफ्ट लगी हुई है, सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, सोलर सिस्टम लगा हुआ है, गर्म पानी का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। सो मैंने अपनी तरफ से इस अनुबंध को पूरा मैनेज इक्विप करके रखा है ताकि मेरे बाद कोई संभाले तो उसे तकलीफ ना हो। सो इनके मनोरंजन का लाइब्रेरी खुली हुई है पूरी। इंडोर गेम्स हैं, ताश, कैरम, चेस, लूडो, जिसको जो खेलना होता है खेल में अपना टाइम पास करते हैं। पढ़ने लिखने का सबको शौक है। और इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे पशु पक्षी और सभी हैं जो दिन भर यहाँ पे बाहर रहते हैं, और दिन में कुछ टाइम के लिए हम उनको अंदर कर देते हैं। बाकी वो खूब सारे पिजन्स, रैबिट्स, बतखें हैं, राजहंस हैं, डक्स वगैरह सब। सो एक इको फ्रेंडली माहौल रहता है यहाँ पे। और धन जाति वर्ग का कोई बंधन नहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है जब शाम को या दिन में एक तरफ कोई नमाज पढ़ रहा है, तो एक तरफ कोई सत्संग कर रहा है, तो एक तरफ माँ दुर्गा की स्तुति हो रही है, तो कोई क्रिश्चियन है तो लॉर्ड जीसस को याद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सारे भगवान अनुबंध में ही आ गए। तो अच्छा लगता है, अलग अलग जाति धर्म, अलग अलग वर्ग के साथ, जबकि हम किसी से जाति पूछते नहीं है, लेकिन जब वो अपने कर्म अपनी पूजा करते हैं या बोले सो निहाल करते हैं, तो पता पड़ता है कि ये खन्ना साहब हैं या ये पंजाबी हैं या सत श्री अकाल या जो भी है। तो हम उनसे पूछते नहीं, लेकिन उनकी एक्टिविटीज से हमें पता पड़ जाता है कि ये किस वर्ग को या किस धर्म को बिलोंग करते हैं। सो अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे थोड़ी सी तकलीफ हमें होती है, जब हम घर में सूचना देते हैं कि आपकी दादी या दादा या मम्मी या पापा ठीक नहीं है, तो रिस्पॉन्स बहुत ठंडा आता है। फिर हम उनको एक और मैसेज करते हैं कि फला हॉस्पिटल में, फला रूम में वो एडमिट है, आप आके संभाल जाए, आप रुकिए नहीं। ना मैं आपसे पैसे मांग रही हूँ, ना मैं आपसे वहाँ सेवा करने के लिए खड़े हो ये कह रही हूँ, एक बार आके उनको शक्ल दिखा, बस इतना सा रुके। तो भी नहीं, हार्डली कोई आता है। फिर फाइनल एक फोन करती हूँ तो वे ही और शी इज नो मोर, वो चले गए, अब क्या करना है। तो भी ठंडा रिस्पॉन्स रहता है। तो इन सब चीज़ों को मैं नहीं डिस्कस करना चाहती कि वो क्या बोलते हैं क्या नहीं, लेकिन
फिर उनका अंतिम संस्कार भी हम ही करते हैं। जी और उसके बाद एक कॉल मेरी इच्छा रहती है, मैं बोलती हूँ चलिए अभी तो आप अवेलेबल नहीं हैं। जी जी अपने जो हिंदू कल्चर में होता है अस्थियाँ जब लेके हम विसर्जन के लिए, तो मैं बोलती हूँ आप 6 महीने बाद आएंगे जोधपुर, तो आप 6 महीने बाद कर बोला मैडम अब आप ही करवा दीजिए। तो फिर मेरा बेटा अबीर या मेरे हस्बैंड दोनों में से जो फ्री होते हैं वो अस्थियाँ लेके पुष्कर जाते हैं और विसर्जन करते हैं। तो कई बार मुझे लगता है कि इतना भी हार्श नहीं होना चाहिए। अभी टाइम नहीं है, आप 6 महीने बाद अस्थियाँ तो हम प्रिजर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं कि आप कभी, लेकिन हाँ नहीं आते कुछ लोग तो वो काम अनुभव कर लेते हैं। सो धीरे धीरे हो रहा है सबका, कोशिश करते हैं यहाँ के दादा दादी लोग खुश रहें। एक बहुत ही अच्छी बात मेरे यहाँ ये होती है कि हम हर फंक्शन को, हर त्योहार को सेलिब्रेट, ये सारे सेलिब्रेशंस हैं जो आप चल रहे हैं, होली, दिवाली, राखी, क्या क्या होते हैं, बहुत सारे त्योहार होते हैं, बैसाखी है ना, बैसाखी है, पूर्णम है, और आज ये है, जो जो ये बोलते हैं जी जी वो हम सारे, अगर नवरात्र है तो 9 दिन गरबा ही गरबा होता रहता है, डांस ही डांस है, सारे देखिए बुढ़े दादा दादी लोग सब डांस करते हैं। तो खूब सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको फोन करते हैं भैया आ जाओ। तो अब जैसे 26 जनवरी है परसों, तो हमारे बड़ा सेलिब्रेशन होगा सुबह। अभी कोविड की वजह से हमने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, अभी हमने साल भर तक कुछ नहीं किया, लेकिन रूटीन में हम राखी भी, होली भी, दिवाली भी, हम दूसरे जो छोटे ये सब होते हैं, आरती जना अन्य क्या जो भी हैं, बाबरी बीज है, वो जिसको जो क्योंकि हर तबका है यहाँ पर, तो जो भी बोलता है मैं उसको सेलिब्रेट करती हूँ। इन लोगों की बर्थडेज आती है तो हम सेलिब्रेट करते हैं। सो क्रिसमस होता है वो भी सेलिब्रेट करते हैं। जी। तो सारे त्योहार, चाहे वो पंजाबी दादा हैं तो ये भी डांस कर रहे हैं, तो सारे फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट। और हर हफ्ते 10 दिन में भजन संध्या, चाहे फिल्मी गानों का प्रोग्राम, चाहे कोई डांस का प्रोग्राम, या ऐसे जैसे मैडम बहुत दिन हो गए ये प्रोग्राम करवाओ, चलो ये करवाते हैं, सुंदरकांड का पाठ हो गया, ये हो गया, जो ये कहते हैं वो हम सेलिब्रेट करते हैं। सो इन लोगों का मन लगा रहता है और टाइम भी पास हो जाता है, और सबसे बड़ी बात अपनी सारी चिंताएं भूल जाते, सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। ये मेरा एम है कि फ्लैशबैक हट जाए, जो प्रेजेंट है वो अच्छा रहे, ये लोग खुश रहे, एक दूसरे की मदद करते हैं, जो हमसे तंदुरुस्त है वो हमें देखेगा, जो हमसे कमजोर है हम उनको देखें, एक दूसरे को सब देखते रहें, संभालते रहें, जीवन चलता है। जी बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। और मैम इसमें हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जब से आपने अनुबंध शुरू किया है 2001 में, तो 2002 में आपने अनुबंध शुरू किया, तो उस अनुबंध के शुरू करने से लगा के और आज दिन तक इन 19 से 20 वर्षों में आपने कितने वृद्ध जनों की सेवा कर दी है? ये नहीं भैया मैंने। जी जी जी। ये कोई चीज नहीं है कि हम गिने उनको, लेकिन हाँ एक फॉर द डॉक्यूमेंटेशन तो भी मुझे नंबर नहीं पता। जी जी। इस बीच क्या होता है कि घर में छोटा मोटा झगड़ा हुआ, आप घर छोड़ के निकल गए जी, फिर आप यहाँ आ गए, यहाँ महीना 2 महीना 4 महीना साल भर रहे, फिर घर की याद आई, फिर चले गए। तो ऐसे केसेस बहुत ज्यादा कि आप एकदम से उसमें आ जाते हो कि अब नहीं रहना घर में, जाना है तो कहाँ जाना है, तो ठीक है लोग बात बता देते हैं या सब लोग जानते हैं तो यहाँ आ गए। फिर धीरे धीरे फैमिली की याद आती है, फिर आप कहते हैं घर जाए क्या, जाओ, मोस्ट वेलकम तो ही है, वेल गो भी है कि आप अगर घर जाना चाहते हो तो आप जाइए, और प्रेम से रहिए, शांति से रहिए। मैं यहाँ से जो घर जाता है उसको बोलती हूँ मुंह बंद रखो। जी देखिए नई जनरेशन की भी अपनी प्रॉब्लम्स होती है जी, जो इन्होंने 80 साल जिया है जी, वो परिस्थितियाँ सब बदल गई। अच्छा, एक आदमी की कमाई से घर नहीं चलता, बच्चों की एजुकेशन है, ये तो वाइफ को भी जॉब करनी पड़ती है। जितने भी नौकरियां या जो भी जॉब होती हैं उनमें 7 से 8 9 10 घंटे, सुबह 9 से शाम 6 बजे 7 बजे घर आते आते, तो बहू होगी या बेटी होगी या जो भी है फीमेल जो भी होगी वो भी उतना ही थकेगी जितना कि आदमी थकता है, मेल थकता है।
तो फिर घर आते ही उसको पूरा काम, बर्डन बच्चों दे को दिया संभालना, जाता है। बच्चों का होमवर्क, फिर सास ससुर ये वो सारा। तो उस चक्कर में एल्डरली जो लोग होते हैं वो अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करते हैं। जी जी, तो सुबह जाती 9 बजे, रात को 8 बजे घर में आती है, हमको तो छोड़ दिया। छोड़ दिया जी। लेकिन छोड़ा नहीं होता है, उसकी भी अपने जॉब्स की लिमिटेशंस है। कभी जी। एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, कभी जी। क्या है। सो यहाँ पे ही थोड़ी सी समझ की एक गैप रह जाता है कि हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं था। जी जी जी, मैं तो सुबह जाती थी 6 घंटे में। आजकल सब नौकरियां लंबे लंबे आर्ट्स की। इवन आप स्कूल भी जाओ, टीचिंग भी करो, जी, तो जी। भी सुबह 7 बजे जाओ, 3 बजे तक वापस घर वापस आते हो, तो जी। वही 7-8 घंटा। घंटे का। सो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको ये चीजें थोड़ी सी कम समझ में आती जी, है। एक चीज और मैं महसूस करती हूँ, जो आजकल का मेडिकल जो सिनेरियो है जी जी, वो बहुत टफ हो गया है। टफ हो गया जी। एक बुखार चढ़ा, वहाँ टेस्ट कराओ, वहाँ टेस्ट कराओ, ये कराओ वो कराओ, तो एक दिन तो पूरा टेस्ट में लग जाता जी है। जी, वो छुट्टी लेनी पड़ती है उसको, दूसरे दिन वो टेस्ट की रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के लिए। फिर तीसरे दिन उनको वापस चेकअप कराने, चेकअप ये डॉक्टर, ये स्पेशलिस्ट, इसका ये स्पेशलिस्ट, वहाँ जाओ तो 3 घंटे वहाँ भी आपको लाइन में लगेगी। तो जो प्रैक्टिकलिटीज हैं, जो प्रॉब्लम्स आजकल डे टू डे लाइफ में हो रही है, इस वजह से बच्चे कई बार मजबूर हो जाते हैं कि कैसे वो अपने पेरेंट्स को संभाले, अपने बच्चों को संभाले। बीच में हो जाते हैं तो ना इधर के ना उधर के, बच्चों को भी पूरा टाइम देना पड़ता है, पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें भी टाइम दें। सम टाइम कई बार हो जाता है, क्लैशेस हो जाते हैं, और विद द रिजल्ट के इस तरह के अनुबंध भर जाते हैं, जो कि नहीं भरने चाहिए। मुझे याद है जिस दिन मैंने अनुबंध का इनॉग्रेशन किया था, तो प्रेस वाले आए थे सर, बोले मैडम ये आपने क्यों ये खर्चा किया, बिना बात लाखों रुपए लगा दिए, और कौन आएगा, हमारे देश में बहुत संस्कृति कहती है जी। तो मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने कहा भैया 7-8 कमरे बना दिए हैं, लेकिन मैंने खोल तो दिया है, लेकिन मैं अभी भी चाहती हूँ कि ये खाली पड़े रहे। जी जी यहाँ किसी भी वृद्ध को अपना घर छोड़ के यहाँ नहीं आना पड़े जी। लेकिन फिर भी मैंने एक जगह बना दी कि अगर किसी भी वृद्ध को या किसी भी जने को कोई भी तरह की कोई तकलीफ हो, और अगर उन्हें छत चाहिए और लुक आफ्टर करने वाला कोई चाहिए, तो मैं और मेरा परिवार, मैं हमारी साथ मेरी मदर, जो कि आज 18-19 साल से लगा, जिस दिन से अनुबंध खुला मेरी मदर यहाँ रोज 5-6 घंटे आके सेवा दी, तो हमारी पूरी फैमिली जो उसमें लगी हुई, हम उसको संभालेंगे। नहीं चाहते कि कोई यहाँ आए, लेकिन फिर भी अगर परिस्थितियोंवश किसी को आना पड़े तो अनुबंध खुला, और हम, मैं और मेरा पूरा परिवार इस काम से अनुबंध। जी मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा मैम। इसमें हम ये भी जानना चाहें जबकि इन 20 वर्षों में जो समाज है हमारा, और जो हमारे समाज के जो वासी है, उनका आपका क्या सहयोग रहा मैम? देखिए 2002 में खुला था जी जी। पहले काफी टाइम तक लोग इसे मजाक समझते थे जी जी, पागलपन है, बेवकूफी है। कुछ एक डायमेंशन ये था कि बहुत अच्छा बिजनेस है जी जी। मैक्सिमम लोग अभी भी माफ़ी चाहूँगा मैम मैं, अभी हम लोग कल ही इस बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि हम लोग ऐसा शूट करेंगे, तो हमें किसी का नाम नहीं लेंगे। कई लोगों ने बोला कि द सोशल वर्किंग इज बिजनेस टुडे। आपने तो मुझे नहीं कहा, मैं पहले जो मैंने 20 साल पहले सुना जी था जी जी, ये क्या है, ये अच्छा बिजनेस है, या देखिए सबकी अलग अपनी सोच होती है। लेकिन जब लोगों को ये पता पड़ा कि मैं किसी से कुछ ले नहीं रही, किसी से मांग नहीं, और मैं बाहर की 2010 तक मैंने बाहर से एक एप्पल या एक मैंने कुछ भी चीज एक्सेप्ट नहीं की। 2002 से लेके 2010 तक किसी से कुछ नहीं लिया। मानी साहब मुझे 1 तारीख को यहाँ का चेक देते थे, और मैं और मेरी मदर, हम दोनों पूरे को संभालते थे जी। सो जब एक लोगों में विश्वास जनरेट हुआ कि मांग तो नहीं रही किसी से कुछ जी,
किसी से न रहने वालों से मांग रही है, न समाज से कुछ मांग रही है, जी, जी, तो जी। फिर इसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है? जी, सो मैं प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे आए, धीरे धीरे हमने समझी हर चीज़ को। जी, दिन भर जो होता था, मैं, मेरी मदर और एडवाइस साहब, हम तीनों शाम को बैठ के डिस्कस करते थे उस जी, प्रॉब्लम पे कि ये प्रॉब्लम हो रही है, इसमें ये, इसको कैसे किया जाए, क्या है, क्योंकि देखिए ह्यूमन लाइफ जुड़ी हुई है इस काम से। जी, 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 कोई पपेट्स नहीं है ये लोग कि हम इनको कैसे हैंडल करें। तो हमने बहुत सोच समझ के एक एक डिसीजन लिया, और ये भी मैं मानती हूँ कि क्योंकि ये हमारा फैमिली मैटर रहा, जी, जी, सो बाहर की कोई इन्वॉल्वमेंट, और एक मारवाड़ी में शब्द होता पंचायती, जी, जी, तो वो भी इसमें शामिल नहीं रही, जो हमने उचित समझा। जी, जी, सजेशंस वेलकम थे, जी, जी, नॉट दैट कि मेरे को कोई सुझाव दे रहा है तो मैं सुन नहीं रही हूँ, हालांकि कोई सुझाव मिले भी नहीं, जी, लेकिन अगर कोई देता तो मैं, मुझ मानना ना मानना मेरा काम, जी, सुनती जरूर थी। जी, लेकिन जो मेरी मदर और जो हम तीनों मिलके डिस्कस करते थे, हम लोग वो ही, ये अगर आप मेरे से बाद में पूछेंगे कि यहाँ कैसा चलता है तो ही मैं आपको बताऊंगी, जी, लेकिन हमने तीनों ने जो डिसीजन लिया वो जी, ही हमने किया। जी, और 2010 पे फिर बात लंबी होती जाती है, तो 2010 तक हमने किसी से कुछ नहीं लिया। जी, 2011 के बाद फर्स्ट फ्लोर बन गया, जी, जी, ठीक है, नीचे 35 थे, ऊपर भी 35 हो गए, 6 महीने में, 8 महीने में जी, वो भी भर गया। तो जब डबल स्ट्रेंथ हो हो गया, जी, तब हमें लगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट मामला, क्योंकि हर चीज़ बढ़ गई। बढ़ गई, तब हमने जो भी था, उस बारे में नहीं चर्चा करेंगे कि क्या था, लेकिन तब हमने ये डिसाइड किया कि अभी तक हमने समाज से कुछ नहीं लिया है। जी, जी, समाज के कुछ लोगों ने अपनी मदद भी मुझे देने की कोशिश की थी, लेकिन जी। मैंने रिफ्यूज़ कर दिया कि पहले मैं खुद करना चाहती हूँ, जी, जी, फिर मैं देखूंगी कि मुझे क्या क्या। तो 8 साल, 2 से लेकर 10 तक हमने किसी से कुछ नहीं लिया। 11 के बाद हमने ये डिसाइड किया कि अगर कोई इच्छा से हमें कुछ देने आएगा, जी, हम एक्सेप्ट जी, करेंगे, मांगेंगे नहीं, जी, लेकिन इच्छा से अगर कोई देगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे। 2011 के बाद बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे इंडिविजुअल, कुछ पर्सनालिटीज, जी, उन्होंने अपनी अपनी तरह से हमें सहयोग देना शुरू किया। इसके साथ ही मेरी फैमिली, जो मैंने बताया कि इधर भी बहुत लंबा चौड़ा परिवार था, उधर भी बहुत, उन सब का सहयोग मुझे धीरे धीरे मिलने लगा। समाज के विभिन्न तबके, चाहे कोई क्लास हो, कुछ भी हो, धीरे धीरे सबको अनुबंध से जुड़ाव होने लगा, और आज की तारीख में मुझे समाज का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जी, जी, बहुत बहुत अच्छा लगा मैम, और ये सुनकर और समझ के कि आपने एक इंडिपेंडेंटली इतने बड़े डिसीजंस लिए और सालों तक वृद्धजन की सेवा करी। और मैम आगे आप इस बारे में आगे क्या सोचती हैं और आगे क्या विचार आपके हैं और हमारे समाज को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे इससे? आगे कुछ नहीं सोचा, आगे यही सोचा जब तक जिंदा रहूं, जी, जिंदा जी। हूँ, जब तक, मैंने कहा, इसी काम से अनुबंधित रहेंगे और जुड़े रहूं। और मेरे कहने से नहीं होता, जो भी वो सोचेगा वो ही होगा। जी, जी, सो हम दोनों, हमारा पूरा परिवार, जी, जी, इस कर्म से जुड़े हुए हैं। जी, जी, अब समाज जुड़ गया है मेरे से, तो अब मुझे कई चिंताएं खत्म हो गई कि ये, आपने क्या सवाल पूछा, मैं भूल जी जाती। मेरा सवाल ये था, आप हमारे समाज को इससे क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? समाज को कुछ नहीं, कोई प्रेरणा नहीं देना चाहती, सिर्फ ये ही देना, कहना चाहती हूँ कि 24 घंटे में से आधा घंटा जी, अपने दादा दादी या अपने पेरेंट्स, माता पिता को भी दे दो, सिर्फ आधा घंटा। जी, जी, ज्यादा दे सको तो बहुत ही अच्छी बात है, जी, आधा घंटा दे दो, ज्यादा नहीं चाहिए उनको, जी, कुछ भी नहीं चाहिए उनको, लेकिन हाँ, थोड़ा सा समय उनको दे, सुन लो यार, जी, बात इतनी है, सुन लो, इधर से सुनो, निकालना हो तो इधर से निकाल दो। जी, अगर वो कहते हैं कि मेरे यहाँ कई बार, जब जैसे
बेटा बहू अपने लॉस को छोड़ने आते हैं या कई बार डिस्कशन हो जाता है, तो वो कहते हैं कि मैडम मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो अपने पोते से इतना कहा बेटा एक क्राइम वाले सीरियल मत देखो, जी या 24 घंटे तुम वो ये लैपटॉप और ये करते हो, इससे तुम्हारा सर्वाइकल और इसका बैलेंस ये खराब हो जाएगा। ये मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ। तो मेरे घर में यह है कि इनका खुरचन की आदत है, टीवी देखते हैं तो रोकते हैं, लैपटॉप देखते हैं तो रोकते हैं। वो कहते हैं कि हमारा सिर्फ ये कहना है कि अगर बच्चे एक क्राइम वाले, खून वाले और ये सब सीरियल्स देखेंगे तो इनमें बुरा असर देखिए यही फर्क है। वो ये सोच के मना करते हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि दादा दादी हमेशा रोकते हैं। थोड़ा सा इस ब्रिज को अगर हम कवर करने इसको ले आए कि हाँ ठीक है दादा अब हम नहीं देखेंगे, कमरे में जाके देख लो, उनके सामने मत देखो। आजकल हर घर में 2-2 3-3 टीवी होती है, तो उनके सामने नहीं देखो, उनसे अलग हट के देख लो, दादा भी खुश हो जाएंगे कि ठीक है हमारी बात मान ली। और इतनी सी समझ की जरूरत है। बाकी युवा पीढ़ी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत टेक्नो सेवी है, टेक्नोलॉजी को समझती है, सारा काम उनके अकॉर्डिंगली होता है। लेकिन इतनी सी बात अगर समझ ले तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं जी। बहुत अच्छा लगा, हमें धन्यवाद देना चाहेंगे हम इन मैम को जिन्होंने अपना एक बहुमूल्य हमें समय दिया और हमारे समाज को ये एक चीज़ समझाने की कोशिश करी कि एक जो बुजुर्ग होते हैं और बच्चे होते हैं उनके अंदर एक माइनर सी ब्रीजिंग की हमें जरूरत है, एक छोटे से व्यवहार की जरूरत है। इंटरप्ट करूं जी। मेरे हस्बैंड हमेशा एक प्रपोजल सबको देते हैं, जगवानी साहब, वो हमेशा ये कहते हैं कि हम अक्सर सुनते हैं कि किसी ने बेटा गोद लिया, बेटी गोद जी। वो हमेशा कहते हैं कि 4 जने मिलके एक वृद्ध को गोद क्यों, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लो जी। तो मेरे ख्याल से इस तरह के ओल्ड एज होम्स की जरूरत है। अगर हम ये कहना गलत है कि उसको गोद ले लो, माने उनकी लुक आफ्टर की जिम्मेवारी ले लो जी। अगर 5-6 जने मिलके भी एक वृद्ध को देखें, दादा या दादी को संभाल जी, तो मेरे ख्याल से हमें इस तरह के ओल्ड एज होम्स की जरूरत न पड़ेगी जी। ये उनकी तरफ से मैसेज है, ये बहुत प्यारा मैसेज, मुझे अच्छा भी लगता है ये बात, बहुत पॉजिटिव बात है, बहुत पॉजिटिव बात है जी। तो आप सभी दर्शकों ने देखा कि जो अनुराधा जी हैं और जो आडवाणी जी हैं, इनकी सोच और इनकी समझ एक हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा रूप और एक बहुत अच्छा सजेशन हो सकता है। अगर हम सभी लोग ये सोचें कि ये हमारे वृद्धजन हमारे एक घर के अंदर हमें जो छोटी छोटी बातें कहते हैं वो हमारे भले के लिए कहते हैं, या फिर हम उनको कम से कम सुनने की कोशिश करें या फिर कोशिश करें उनकी भावनाओं को समझने की, जिससे कि क्या है कि इस तरीके की समाज में व्यवस्थाओं की जरूरत ना पड़े और सभी जो देशवासी हैं, जो भी समाजवासी है, वो खुश रहें। तो इसी क्रम में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया और ये इतना कीमती जो आपने सजेशंस और समझ समाज के रूप में रखी, उसको हम कोशिश करेंगे सभी के पास पहुँचाने की। और इसी क्रम में हम धन्यवाद देंगे और कोशिश करेंगे आपके साथ और जुड़े रहें और कंटिन्यू करें। धन्यवाद।